डायबिटिक पेशेंट्स में वो मरीज़ जिनको शुगर होती है, क्या वो मरीज़ डेंटल इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं? और अगर लगवा सकते हैं तो सक्सेस के कितने चांसेस हैं? और अगर नहीं लगवा सकते तो क्यों नहीं लगवा सकते? और अगर लगवाए जाएँ तो फ़ेल हो जाएँगे, अगर डेंटल इम्प्लांट फ़ेल हो जाता है तो वो क्यों फ़ेल हो जाता है? और क्या फ़र्क है एक नॉर्मल इंसान में और एक डायबिटिक या शुगर के पेशेंट में कि उसमें इम्प्लांट हम नहीं लगा सकते या इम्प्लांट की सक्सेस उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि एक नॉर्मल इंसान में होती है, और अगर ऐसा है भी सही कि नहीं है। ये सारी बातें आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद। मैं निश्तर हॉस्पिटल में रेजिडेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं और एक डेंटिस्ट हूं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स में जिनमें शुगर है, जिसमें ज़ियाबितीज़ की मर्ज़ है जिनको, क्या वो डेंटल इम्प्लांट लगवा सकते हैं? क्या उनका डेंटल इम्प्लांट एक नॉर्मल जो पेशेंट है उसकी निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है? तो शुरू करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट होता क्या है, डायबिटीज़ होती क्या है, शुगर होती क्या है। देखें, शुगर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आ जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके तहत हम जितनी भी शुगर इनटेक ले लें, लेकिन बॉडी उसको बैलेंस करके हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रखता है। मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो 200 है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज़्यादा नहीं होने देता। जितना भी शुगर हम खा लें या हम पी लें या हम इनटेक कर लें, तो बॉडी का काम है कि उसको इससे ऊपर ब्लड लेवल को नहीं जाने देती। और वो इस चीज़ को किससे कंट्रोल करती है? प्राइमरीली इंसुलिन से। कि इंसुलिन क्या करता है, उसको जो एक्सेसिव ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट कर देता है स्टोरेज फॉर्म में। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन अब हुआ ये कि किसी भी वजह से वो जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म थी डिस्टर्ब हो गई, अब शुगर लेवल हाई हो गया। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ या शुगर। अब जब ये शुगर हो गई एक इंसान को, तो जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं या डेंटल इम्प्लांट जिस तरह हो गया, और ये तो एक फॉरेन बॉडी है, एक बाहर की मेटल है जिसको हम बॉडी के अंदर, बोन के अंदर लगा रहे हैं, तो क्या उसकी सक्सेस ऐसी होगी कि वो एक जिस तरह नॉर्मल पेशेंट में होती है या उस तरह से? तो इसको हम थोड़ा सा पहले इस तरफ जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि इम्प्लांट जो लगना है वो एक हड्डी के अंदर लगना है, बोन के अंदर लगना है, जो हमारी एल्वियोलर बोन होती है या जो मैंडिबल है या मैक्सिला है जिसके अंदर हमारे दांत होते हैं, उस बोन के अंदर हमने इम्प्लांट लगाना है। अच्छा, अब इम्प्लांट कैसे लगता है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो जो मैं लिंक दे रहा हूँ साइड पे, लिंक में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इम्प्लांट के बारे में आइडिया हो जाए, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अच्छा, अब इम्प्लांट को जब हम लगाते हैं बोन के अंदर, तो एक दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस बोन के अंदर, जिस हड्डी के अंदर हम इम्प्लांट लगा रहे हैं, उसका हेल्दी होना, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका इनफ होना कि इतनी बोन हो कि उसमें हम इम्प्लांट लगा लें तो इम्प्लांट की स्टेबिलिटी आ जाए। और दूसरी दूसरी जो बात है वो है ऑस्टियो इंटेग्रेशन, कि इम्प्लांट और वो जो बोन है, ये फ़र्ज़ करें इम्प्लांट है और वो बोन है, माइक्रो लेवल पे हम देख रहे हैं, तो वो आपस में एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं जिसको बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट कहते हैं, BIC, या उसको ऑस्टियो इंटेग्रेशन कहते हैं कि ऑस्टियो इंटेग्रेटेड इनटू द इम्प्लांट सरफेस। तो वो जो सरफेस एक दूसरे की सरफेस में ऐसे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऑस्टियो इंटेग्रेशन कहते हैं। वो एक इस तरह का रिलेशन है कि वो नेचर उसको इम्प्लांट को अपना हिस्सा समझ लेती है और उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बना लेती है। जिस तरह के एक नॉर्मल रूट का बोन के साथ कॉन्टैक्ट होता है, बिल्कुल उस तरह तो नहीं, लेकिन एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना देती है जिसको हम ऑस्टियो इंटेग्रेशन कहते हैं। इसी के फ़ायदा उठाते हुए हम इम्प्लांट लगाते हैं। अब ये दो प्रोसेस होने हैं जो मेन। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इन दो प्रोसेस के होने में कोई रोल है डायबिटीज़ का या शुगर का? अगर है तो फिर वाकई इम्प्लांट की सक्सेस में या स्टेबिलिटी में उसका रोल होगा। अब देखें, जब डायबिटीज़ हुई तो डायबिटीज़ दो किस्म की हो सकती है। एक है टाइप 1 जिसमें सिर्फ आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है या ज़रूरत से कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, तो हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन को पूरा करते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि टाइप 2 है, उसमें यह है कि इंसुलिन भी पैदा हो रही है
लेकिन किसी और वजह से शुगर बैलेंस नहीं हो रही, या तो इंसुलिन इनफ पैदा नहीं हो रही, या फिर इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस हो गई है कि वो इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रही ठीक से और शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उस सूरत में हम फिर टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो टाइप 2 होगी। अब जो टाइप 1 है जिसमें बिल्कुल ही इंसुलिन डेफिशिएंट है, इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही, उस केस में एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से जो हमारी बोन है, जो हमारी हड्डी है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी, वो कम हो जाती है और बोन की जो मिनरलाइजेशन है वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो जो बोन जिसने होल्ड करना है, जिसने स्टेबल रखना है उस इम्प्लांट को, वो बोन कमज़ोर हो गई है। तो जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है लॉन्ग टर्म, उस पर असर पड़ सकता है। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है, वो है ऑस्टियो इंटेग्रेशन। कि ऑस्टियो इंटेग्रेशन हमने बात की कि दो चीज़ें चाहिए इम्प्लांट की स्टेबिलिटी के लिए या उसकी सक्सेस के लिए, क्या? एक बोन वॉल्यूम या बोन डेंसिटी, और दूसरी बात ऑस्टियो इंटेग्रेशन। बोन वॉल्यूम क्या हो गया, टाइप 1 में जो है वो कमज़ोर हो जाता है, टाइप 2 में ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि उसमें इंसुलिन पैदा हो रही होती है, तो जो बोन डेंसिटी है वो उसको मेंटेन रखती है। अब वो कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू, ये एक लंबी कहानी है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन इंसुलिन जो है वो अगर पैदा हो रही है तो वो बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगी, जिसके नतीजे में इम्प्लांट के लिए एक तो एज अच्छा हो गया टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए। टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन लग रही है, उस केस में आपकी जो बोन डेंसिटी है वो वीक हो गई, ये नेगेटिव पॉइंट काउंट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि ऑस्टियो इंटेग्रेशन पे कोई असर होता है शुगर का। तो ऑस्टियो इंटेग्रेशन देखें कैसे होती है। ऑस्टियो इंटेग्रेशन ये है कि ये बोन है, ये इम्प्लांट है, हमने इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया, तो वो जो बोन है वो रिलेशन बनाती है, वो बढ़ती है और इम्प्लांट की सरफेस के साथ एक कॉन्टैक्ट बना देती है। जो बोन के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं। ये कुछ सेल्स होते हैं जो कि लेयरिंग बाय लेयरिंग इम्प्लांट के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं। पहले ऑस्टियोसाइट एक प्रोटीन की लेयर जो है वो इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं उसमें ऑस्टियाइड, मकसद है कि मैकेनिज्म है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो होता ये है कि वो जो खुली होते हैं बोन के, वो एक कॉन्टैक्ट बना लेते हैं इम्प्लांट सरफेस के साथ, जिसको ऑस्टियो इंटेग्रेशन कहते हैं। अब डायबिटीज़ की सूरत में क्या होता है, जब डायबिटीज़ होती है तो होता ये है कि जब डायबिटीज़ को हम कंट्रोल ना रखें। अब यहाँ पे ऑस्टियो इंटेग्रेशन पे प्रॉब्लम तब आएगी जब हम डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। बोन वॉल्यूम तो चाहे कंट्रोल्ड भी है डायबिटीज़, तब भी बोन वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है पेशेंट को। अच्छा, अब अगर ऑस्टियो इंटेग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो अगर चाहे डायबिटीज़ को जो भी है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है, अब डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, पहले हम उस तरफ डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का क्या तरीका है या क्या टेस्ट है। सबसे पहले तो रैंडम ब्लड शुगर है जो हम करा लेते हैं। ये तो अगर आप आज कंट्रोल नहीं करेंगे, आज आपने बहुत ज़्यादा शुगर ले ली है, आप इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप चेक कराएंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा, और अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा। लेकिन इससे हमें कोई पता नहीं चलता कि उसका लॉन्ग टर्म जो है वो कंट्रोल कैसा है। इसको कंट्रोल नहीं कह सकते, इसको उसी वक्त की शुगर लेवल कह सकते हैं। कंट्रोल के लिए हमें टेस्ट कराना होता है HbA1c। ये जो टेस्ट है हमें पिछले 2 से 3 महीनों का कंट्रोल बताता है डायबिटिक, कि डायबिटीज़ पिछले 2 से 3 महीने में ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कितना रहा है, वो बताता है। वो नॉर्मल जो होता है, वो मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो 5.6 होती है। अगर इससे अबव जा रहा है तो ये थोड़ा सा समझे अनकंट्रोल्ड जा रहा है थोड़ा सा। तो अगर अनकंट्रोल ये जा रहा है या इम्बैलेंस है शुगर का, तो फिर इसमें हम 3 कैटेगरीज, 3 स्टेजेस बनाते हैं। अगर तो जो शुगर लेवल है वो 5.6 है, तो फिर इसका मतलब है कि वो वेल कंट्रोल्ड है, या बिलो द 5.6 है तो वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसकी, तो शुगर लेवल वेल कंट्रोल्ड है। अगर उसकी जो शुगर लेवल है वो 6.8 से लेके 10 तक है, 10% तक, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटली कंट्रोल्ड डायबिटीज़। लेकिन जैसे ही अबव द 10 चला जाता है तो उसको हम कहते हैं पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ये कुछ स्टेजेस हमने डिस्कस कर ली HbA1c की। अब हम चलते हैं कि ऑस्टियो इंटेग्रेशन पे इसका क्या असर पड़ता है। अगर तो आपका HbA1c मॉडरेटली कंट्रोल्ड है या पुअरली कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको क्या होता है, माइक्रोवैस्कुलर डिस्ट्रक्शन होती है।
माइक्रो लेवल पे कैपिलरीज जो होती हैं, जो छोटी छोटी बारीक खून की रगें होती हैं जो बिल्कुल टिश्यूज़ को या सेल्स को ब्लड देती हैं, खून देती हैं, वो रगें ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं या मर जाती हैं या उनकी जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके नतीजे में जो माइक्रो लेवल पे ब्लड ने पहुंचना है वहाँ पे ब्लड पहुंचना ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो लेवल पे आपके गम्स के अंदर जब ब्लड आता है तो माइक्रोवैस्कुलर डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके गम्स की जो है वो उस तरह से जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जो किडनीज़ के अंदर भी जो माइक्रोवैस्कुलेचर जब लॉस होता है तो आपको नेफ्रोपैथी शुरू हो जाती है। इसी तरह आंखों के अंदर रेटिनोपैथी हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ डायबिटीज़ जब कंट्रोल में ना रहें तो। अच्छा, अब हम सिर्फ आते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन की तरफ। ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ब्लड चाहिए माइक्रो लेवल पे, क्योंकि हमने ऑस्टियो इंटीग्रेशन करानी है, बोन का और इम्प्लांट का कॉन्टैक्ट बनाना है। तो जब ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँचेगा पुअरली या मॉडरेटली कंट्रोल की वजह से, ठीक हो गया, तो क्या होगा? ऑस्टियो इंटीग्रेशन डिले हो जाएगी या प्रोलॉन्ग हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। इन सारी सिचुएशंस में होगा ये कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन ना होने की वजह से इम्प्लांट लूज भी हो सकता है, इम्प्लांट फेलियर भी हो सकता है और ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन कर ली, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर तो आपकी अगर तो आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है, ठीक हो गया, HbA1c रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं हो गया, कोई नेफ्रो प्रॉब्लम नहीं हो गया, कोई रेटिनोपैथी नहीं होगी, आंखों का प्रॉब्लम नहीं हो गया, या कोई और आपको सिस्टेमिक डिजीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, और आपकी HbA1c भी वेल कंट्रोल्ड है, तो फिर आप जब इम्प्लांट लगवाएंगे तो एक नॉर्मल पेशेंट और आपके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा उसकी स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर आपकी जो स्टेबिलिटी, अगर जो आपकी वो HbA1c है, जो डायबिटिक स्टेटस है, वो पुअरली कंट्रोल्ड है या मॉडरेटली कंट्रोल्ड है या वेल कंट्रोल्ड समझें कि नहीं है, या आपको कोई और बीमारी भी साथ में है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कार्डियक इशू है, तो फिर आपके अंदर डायबिटीज़ की जो सक्सेस है, जो प्रोग्नोसिस है, जो कामयाबी है, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अब इम्प्लांट सबसे पहले उस डायबिटिक पेशेंट को लिए बेस्ट है जो डायबिटिक पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो डायबिटीज़ है वो वेल कंट्रोल्ड है और उसकी डायबिटीज़ की वजह से कोई और इशू नहीं है, तब हम इम्प्लांट लगवा सकते हैं। तो कोई और एक मज़े की बात ये कि इस दौरान जब आपने इम्प्लांट लगवा लिया, कभी भी आपका अगर HbA1c लेवल अप डाउन करता है तो उस वक्त भी इम्प्लांट फेलियर आपका हो सकता है, जो कि रिसर्च ने बताया है। और इसके अलावा एक और चीज़, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन या रिलेटिव इंडिकेशन। रिलेटिव ये कि पेशेंट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। देखें, हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हम पूरा ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हम सारी कैल्शियम लेवल्स भी देखेंगे बोन के लिए कि कितने हैं ब्लड के अंदर, विटामिन डी लेवल्स देखेंगे, और ये सारी चीज़ें देखते हुए हम एक एंड पे HbA1c देख के, CBC देख के, सारी चीज़ें देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इम्प्लांट आपके अंदर कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरह से इम्प्लांट का रिलेशन है डायबिटीज़ के साथ। तो अगर आप हेल्दी पेशेंट हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका वर्कअप होगा, आपको असेस किया जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं इम्प्लांट के लिए या नहीं है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ज़रा ध्यान रखना है और कंसल्टेशन ज़रूर होनी चाहिए आपकी कि आपके अंदर इम्प्लांट लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।